हर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी साफ हो गया है कि आज नहीं बल्कि कल चुनाव आयोग यानी 16 मार्च को तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जहां एक ओर चल रहा है, ऐसे में इंतजार हो रहा है चुनाव की तारीखों का। और अब 3 बजे कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद तारीखें साफ हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच पार्टियां प्रत्याशियों की सूचियां जारी कर रही हैं और अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग की। पहले माना जा रहा था कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बताया जा रहा है कि कल तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या लगता है तारीखें कब तक की तय की जा सकती है? और बिल्कुल, देखिए कल दोपहर 3 बजे ग्रेट इंडियन इलेक्शन 2024 का अनाउंसमेंट, शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और आप देखिए कि 2019 में जो चुनाव हुए थे तो 7 फेजेस में चुनाव हुए थे और अभी भी यही माना जा रहा है कि कल जब पूरा शेड्यूल डेट अनाउंसमेंट की जाएगी, नॉमिनेशन की तारीख, आपका फॉर्म लेने की तारीख से लेकर तमाम चीजें, तो वो कल दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन भारतीय इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी। साथ में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिनके विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ हुए हैं, उनकी तारीखों का भी ऐलान कल किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, रोज इस बात की चर्चा संहिता कब लगेगी, इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता कर जो अभी तक पूरी तैयारियां हुई। और आपने देखा होगा कि कल कैसे चुनाव आयुक्तों की जो 2 चुनाव आयुक्तों की स्थानों को नियुक्ति की गई थी, उसके बाद भी यही प्रयास लगाए जा रहे थे कि 16 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके अनाउंसमेंट करेंगे। और अब देखिए कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव आयोग का की तरफ से पूरा जो शेड्यूल है, 7 फेज में, 8 फेज में, जो भी 2019 में 7 फेजेस में चुनाव हुए, 11 अप्रैल से शुरू हुए, मई में जाके खत्म हुए, 26 मई को जो है रिजल्ट आया, 30 मई को शपथ ली गई। तो ऐसी पूरी स्थिति में जो कल जो अनाउंसमेंट होगा उसमें भी यही उम्मीद की जा रही है कि 7 फेजेस में चुनाव होंगे और 30 मई तक शपथ समारोह नई सरकार का किया जा सके। अदिति, एक और स्पष्ट कीजिएगा कि पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज तारीखें आ सकती है, फिर क्या इसे देरी माने या फिर तय समय के मुताबिक ही आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? बिल्कुल, देखिए ये भी नहीं कहा जा सकती, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 15 या 16 मार्च को अनाउंसमेंट किया जा सकता है। लेकिन 16 मार्च को अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो लगभग तय समय ही मानना होगा, क्योंकि अब से जैसे कल के बाद से कोई भी सरकारी घोषणाएं, कल के बाद से कोई भी सरकारी कार्यक्रम दौरे नहीं होंगे। कल के बाद से आचार संहिता लग जाएगी और 16 मार्च के लगभग वो समय बताया जा रहा था जब ये माना जा रहा था कि आचार संहिता लागू की जाएगी। कल दोपहर के अनाउंसमेंट के बाद किसी भी तरह का सरकारी अनाउंसमेंट और दौरे नहीं किए जाएंगे। अब कल से पॉलिटिकल पार्टी अपने निजी और पार्टी के दौरे और पार्टी के चुनाव प्रचार में रहेंगे, लेकिन सरकारी पर रोक लग जाएगी और 16 मार्च लगभग तय समय के हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अदिति, जहां एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है 2029 के चुनाव को लेकर, लेकिन अगर बात करें इन चुनावों की तो फिर क्या कुछ देखा जा सकता है, कितने बदलाव देखे जा सकते हैं, कितने चरणों में चुनाव हो सकता है? अदिति, देखिए जैसे पिछली बार 7 चरणों में चुनाव था और जहां तक आप वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत आसान पूरा प्रोसीजर नहीं है। कल भी जब 18,000 पेजों की जो सौंपी गई थी पूरी सबरी, उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स और बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी चीजों की बात कही गई थी। तो वो आसान नहीं है पूरे देश में पंचायत चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना, इसमें एक ही मतदाता सूची स्थिति हो। तो लेकिन अगर अभी पॉजिटिव कहे कि इसको लागू होते होते 2029 का समय आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो संभवतः 7 से 8 फेजेस में ही ये चुनाव होते नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर खासा जो पश्चिम बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ का नक्सली इलाका हुआ, झारखंड हुआ, नक्सली इलाकों में थोड़ा सोच समझ कर उस तरफ किया जाएगा। लेकिन 7 से 8 फेजेस में ही ये चुनाव होते नजर आ रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 सूची के अनाउंसमेंट कर चुकी है। एक 195 नाम है और एक में 72 नाम आ चुके हैं।
तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, वहीं इंडिया गठबंधन अपनी पूरी तैयारी में लगा है। लेकिन इसके अलावा इलेक्शन पिछले 4 महीने से अपनी पूरी तैयारी में था, नए रिफॉर्म किस तरीके से और आसान तरीके से जो है ईवीएम लोगों को अवेयर किया जाए, और ये तमाम तरीके के अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए। हर राज्य में जाकर वहाँ की मैन पावर को वहाँ पे किस तरीके से जो सुरक्षा बलों को लगाने से लेकर सारी चीजों को देखा गया है, और वो पूरा काम करने के बाद अब 16 तारीख के अनुसार जो प्रेस अनाउंसमेंट होगा, संभवतः 7 चरणों में ये चुनाव पूरे होने की संभावनाएं नजर आ रही है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब कल का इंतजार है जब तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन इसी बीच क्या लगता है तारीखों के साथ साथ चुनाव में क्या कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कई प्रयोग किए गए थे। देखिए शिखा, पूरी तरह जो चुनाव आयोग का निर्णय कल सामने आ जाएगा, और मुझे लगता है राजस्थान में जो 25 सीटों के चुनाव है वो एक ही चरण में होंगे। वो कौन सा चरण होगा ये अलग बात है, लेकिन एक ही चरण में पूरी 25 सीटों के हमेशा से जैसे होते आए हैं, राजस्थान में एक ही चरण में पूरी 25 सीटों की लोकसभा के चुनाव के वोट पड़ेंगे। और सवाल ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव साथ होंगे, तो इसको लेकर भी कल संशय दूर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव क्या मौजूदा आम चुनाव के साथ कराए जाएंगे, और या फिर वो 2 या 3 महीनों के बाद उन चुनावों की डेट डिक्लेयर की जाएगी। माना ही जा सकता है कि मई के आखिरी हफ्ते तक तमाम सरकार का गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और जैसा कि राजस्थान में दोनों पार्टियों ने अपने 50% के आसपास उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और कुछ उम्मीदवारों का ऐलान अब होना शेष है, तो मुझे लगता है कल जैसी तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जो शेष सीटें हैं उन पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। और आपको ध्यान ही कि बीता लोकसभा चुनाव था राजस्थान में, 25 सीटों में से 25 की 25 सीटें एनडीए के गठबंधन को गई थी। यूं कह सकते हैं कि 24 सीटों पर कमल जीता था, और एक सीट पर नागौर की सीट जो कि आरएलपी के साथ गठबंधन में थी, वहां पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जीते थे, और बाकी 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन 25 की 25 सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में राजस्थान में गई थी। और कांग्रेस पार्टी कुछ जगहों पर तो संघर्षपूर्ण रहा इलेक्शन, बाकी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारे थे। कई 3 लाख, कई 5 लाख, कई 5 लाख से ऊपर भी वोटों से चुनाव हारते हुए नजर आए थे। प्रचंड मोदी लहर उस समय नजर आई थी। तो ऐसे में अब 25 इन सीटों पर किस तरह का इलेक्शन रहेगा, क्या कुछ रहेगा ये देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के ये विधानसभा ये लोकसभा के चुनाव में जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि हिंदी पट्टी जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में सरकारें बदल चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी अब फिर से रिपीट हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकारें गई और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें उनके खाते में जाएंगी, और दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी का जो मिशन 25 है उसमें डेंट लगाया जाएगा, वो पूरा नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में जो उम्मीदवारों का जो समीकरण है, चित्तौड़गढ़ में दोनों उम्मीदवार फाइनल हो गए, उदयलाल आंजना और बीजेपी के प्रदेश सीपी जोशी आमने सामने हैं। तो वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कर्नल सिंह उच्चाड़ा आमने सामने हैं, और साथ ही यहाँ पर भरतपुर में भी बहादुर सिंह कोहली और संजना जाटव आमने सामने हैं, और भूपेंद्र यादव और ललित यादव अलवर में है, तो गोविंद राम मेघवाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में आमने सामने हैं। एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ चूरू में, राहुल कस्बा जो पहले बीजेपी के सांसद थे अब वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और उनके सामने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनावी समर में है, और उनके सामने लुमाराम चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है राजस्थान में कई लोकसभा चुनावों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है, जहां पर ताराचंद मीणा उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उदयपुर में बीजेपी के उम्मीदवार
मन्नालाल रावत है, जो कि दोनों ही वहाँ पे कहा जा सकता प्रशासनिक सेवाओं से आए हैं, दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरे जो 25 लोकसभा सीटों में कमोबेश अभी तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। बहुजन समाज पार्टी में 2 सीटों पर राजस्थान में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अलवर की सीट और गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से राजकुमार रोत को चुनाव समर में उतारा है, जो कि 84 से बीजेपी के विधायक है। और साथ ही अभी और भी उम्मीदवारों की ऐलान होना बाकी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने भी कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, उनकी भी घोषणा अभी होनी शेष है। और साथ ही अन्य दल, खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भी कोई भी समाचार नहीं है। तो कहा जा सकता है कि क्या वो चुनावी समर में उतरेंगे या इंडिया गठबंधन के तहत राजस्थान में कांग्रेस की मदद करेंगे। किसी भी तरह से अभी तक आम आदमी पार्टी के अंदरूनी तौर पर इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई डिसीजन प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों को लेकर नहीं हुआ है। हालांकि अंदर खाने 1-2 जगहों पर उम्मीदवार उतारने की चर्चाएं जरूर है, लेकिन अभी तक कोई फैसला मोटे तौर पर नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा कि अब तक का मिजाज रहा है राजस्थान में, हमने सामने की टक्कर दोनों ही प्रमुख दलों के बीच में रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के बीच में आमने सामने का जो मुकाबला है वही अब तक देखने को मिला है। तो किस तरह से यहाँ पर देखना होगा। और आपको ध्यान ये कि 3 केंद्रीय मंत्रियों की 4 केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर से है। ये 4 केंद्रीय मंत्री इनकी प्रतिष्ठा दांव पर इस चुनाव में रहने वाली है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनावी समर में है, वो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र भी चुनावी समर में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह लगातार झालावाड़ सीट से चुनावी समर में उतरे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाया से रहेगा। दुष्यंत सिंह लगातार यहाँ से 4 बार वो सांसद रह चुके हैं। ये 5वां इलेक्शन उनका होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये राजे परिवार का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है झालावाड़। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे तमाम जो 6 या 7 चरण जो भी संभावित बताए जा रहे हैं उनकी घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान का जो 25 सीटों पर जो इलेक्शन का जो पूरा समीकरण है वो एक ही चरण में राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव सामने आ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा अति संवेदनशील कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं है। ऐसे में कहा ज्यादातर जो संवेदनशील इलाके जो गिने जाते हैं वो खासतौर से जो दक्षिणांचल का बांसवाड़ा डूंगरपुर का इलाका हो, और दौसा लोकसभा सीट हो, करौली धौलपुर की सीट हो, गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट हो, या फिर भरतपुर का इलाका हो। तो ये तमाम जो इलाके जरूर संवेदनशील कहे जा सकते हैं। चूरू का भी इलेक्शन संवेदनशील कैटेगरी में चुनाव आयोग रख सकता है वहां पर लोकसभा क्षेत्र को। लेकिन मोटे तौर पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से अब तक संपन्न होते हुए आए हैं, और इसी तरह का मिजाज यहाँ पर लोकसभा का रहा है। एक और बात सबसे बड़ी है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो फ्लो है वो चला है, तो उसको क्या इस बार कांग्रेस पार्टी उस फ्लो में क्या हैंग लगा पाएगी, क्या उस वेग को रोकने में कामयाब हो पाएगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरे 25 सीटों के चुनाव के दरमियान अभी कांग्रेस ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं और बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वो बिल्कुल सेफ साइड रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। खासतौर पर एक सीट पर भी अगर हम गौर करें तो मोटे तौर पर जोधपुर का जो लोकसभा सीट है वहां पर राजपूत के सामने राजपूत चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने उतारा, और बीजेपी पहले गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से सांसद का चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे और लगातार वो वहां से जीत रहे हैं। तो ये प्रयोग कांग्रेस ने जोधपुर के अंदर किया है। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, देखा जाता है हमारे देश में जब भी तारीखों का चयन हो तो फिर उसमें मुहूर्त देखे जाते हैं और अन्य समय भी देखा जाता है। अब चुनाव आयोग तो लेकिन संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले तारीखों में बदलाव किया गया था, बात आ रही थी कि शादियां होनी है, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग ध्यान में रखेगा तारीखों के ऐलान करते वक्त? आपसे आकलन चाहेंगे ऋतुराज जी।
बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्थानीय त्योहार, पर्व, परंपराएं इस तरह का कोई हो जिसकी वजह से चुनाव में मतदाता प्रभावित होता हो, मतदान प्रतिशत कम हो सकता हो, तो उस बात को ध्यान रखते हुए चुनाव तारीखों की घोषणा की जाती है। पहले थोड़ी जरूर हम मान सकते हैं कि कहीं चूक हुई थी और उसको तुरंत सुधार भी लिया गया था। बहरहाल अगर बात करें तो लगभग यह संभावना जताई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। एक चरण में 13 सीट और एक चरण में 12 सीट पर चुनाव होंगे। जो 5 करोड़ 32 लाख मतदाता है इस चुनाव में, जो अपने जो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, 25 लोकसभा सीट में 4 अनुसूचित जाति की, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जबकि 18 सीटें सामान्य के लिए आरक्षित है। और 25 सीटों पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो चुनाव खर्चे पर निगाह रखेंगे और काफी कुछ कमान, उनकी ट्रेनिंग आदि का जिम्मा हो चुका है। आचार संहिता लगने के साथ जो सरकारी वाहन है, हेलीकॉप्टर है, विमान आदि के उपयोग पर रोक लग जाएगी। चुनाव के दौरान प्रकाशन सामग्री पर प्रकाशक मुद्रक का नाम प्रकाशित करना होगा। इस तरह की कई तरह की यहाँ पर आचार संहिता का पालन करना होगा। ऐसे जो काम नहीं करता उनके खिलाफ कार्यवाही भी यहाँ पे की जाएगी। 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता जो पंजीकृत हैं, और ये 2019 के लोकसभा आम चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो 46 लाख करीब अधिक मतदाता हैं, और इनमें 2 करोड़ 77 लाख 38,377 पुरुष है और 5 करोड़ और 2 करोड़ माफ कीजिएगा 54,70,796 महिला मतदाता है। 46 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है। QR कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची का वितरण होगा। इस बार ये नया फीचर है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में यह फीचर का इस्तेमाल किया जा चुका है। इस फीचर में QR कोड का स्कैनिंग करके